सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। संस्कृत विषय रीट आधारित प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय आधारित रीट प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, तानि मधुराणि फलानि सन्ति अत्र विशेषण पदम अस्ति। तो आपको बताना है कि तानि मधुराणि फलानि सन्ति, इनमें से विशेषण पद कौन सा है। तो सबसे पहले हम 4 ऑप्शनल विकल्प देखेंगे और उसके बाद इस पर आधारित जो उत्तर है वो देने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला विकल्प है तानि, दूसरा है मधुराणि, तीसरा है फलानि और चौथा है सन्ति। तो यह पूछ रहा है कि तानि मधुराणि फलानि सन्ति अत्र विशेषण पदम अस्ति। तो विशेषण पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा पद क्या है, फलानि। तो यह संज्ञा पद फल है, यहाँ पर यह विशेष्य का कार्य कर रहा है और इसकी विशेषता क्या है, मधुराणि। तो यहाँ पर विशेषण पद कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 मधुराणि हो जाएगा। तो यहाँ विशेषण पद कौन सा हो जाएगा, मधुराणि। हमारा दूसरा प्रश्न है, का रमेशस्य सवसा अस्ति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। का रमेशस्य सवसा अस्ति, का मन कौन, रमेश से मान रमेश की सवसा बहन अस्ति है, रमेश की बहन कौन है। अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति, तो यहाँ आपको सर्वनाम पद बताना है। पहला विकल्प है का, दूसरा है रमेशस्य, तीसरा है सवसा और चौथा है अस्ति। तो हम जानते हैं कि अस्ति यह तो धातु पद है, इसमें अस धातु है, सवसा बहन यह भी सर्वनाम पद नहीं है, रमेश से यह भी नहीं है। तो यहाँ पर सर्वनाम पद क्या हो जाएगा, का। तो इसमें हमारा 1 नंबर विकल्प आएगा का। अगला हमारा प्रश्न है, अत्र शीतलम जलम अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। अत्र यहाँ शीतलम जलम अस्ति, या ठंडा जल है। तो यहाँ पर आपको विशेष्य पद बताना है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, सबसे पहले 4 विकल्प देखते हैं। पहला है अत्र, दूसरा है शीतलम, तीसरा है अस्ति और चौथा है जलम। तो यहाँ पर शीतलम यह विशेषण हो गया, तो यह किसकी विशेषता बता रहा है, जलम की। तो यहाँ पर विशेष्य पद क्या हो जाएगा, नंबर 4 विकल्प जलम हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उपवने शोभनानि पुष्पाणि सन्ति अस्मिन् वाक्ये शोभनानि इति पदे लिंगम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर शोभनानि जो पद है उसमें कौन सा लिंग है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा पुष्प शब्द संज्ञा शब्द है, ये यहाँ पर जो विशेष्य का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो विशेष्य में जब नपुंसकलिंग है तो वहां पर विशेषण में भी नपुंसकलिंग आएगा। तो हम देखेंगे हमारे पास 4 विकल्प कौन से हैं। पहला है पुल्लिंगम, दूसरा है नपुंसकलिंगम, तीसरा है दवेपी, चौथा है न कोएपी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उपवने शोभनानि पुष्पाणि सन्ति। तो यहाँ पर हमारा विशेष्य है वो नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो विशेषण भी बहुवचन का आएगा। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग बहुवचन आएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प से हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प से हो जाएगा नपुंसकलिंगम। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है, अस्मिन् वने पंच वृक्षाः सन्ति अस्मिन् वने पंच वृक्षाः सन्ति अत्र अस्मिन् इति पदे लिंगम अस्ति। तो यहाँ पर आपको अस्मिन् इस पद में कौन सा लिंग है वो बताना है। हमारे पास विकल्प है नपुंसकलिंग, दूसरा है स्त्रीलिंगम, तीसरा है द्विवेपी और चौथा है न कोएपी। तो अस्मिन् वने, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वन, इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। तो यहाँ पर सर्वनाम में भी सप्तमी आएगी। तो अस्मिन् इसमें भी सप्तमी है।
तो यह पूछ रहा है अस्मिन इति पदे लिंगम अस्ति, इसमें लिंग कौन सा है। तो जब हम इदम शब्द रूप है, इदम शब्द रूप को बोलेंगे तो इसको बोल के आएंगे सप्तमी विभक्ति में, तो नपुंसक लिंग में भी अस्मिन आता है और पुल्लिंग में भी अस्मिन आता है। तो एक तो यहां देखें तो वन शब्द है, ये नपुंसक लिंग है, तो इसमें हमारे पास विकल्प कौन कौन से हैं, नपुंसकलिंगम, स्त्रीलिंगम, द्व्यपी, न कोपी। तो यहाँ पर एक नंबर विकल्प आ जाएगा नपुंसकलिंगम, क्योंकि यहाँ पर जब पुल्लिंग में भी अस्मिन आता है और नपुंसकलिंग में भी अस्मिन आता है, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग जो ऑप्शन है वो दिया ही नहीं गया है। तो पहला जो हमारा विकल्प है वह है सप्तवादनिश है, दूसरा है सप्तदशा, तीसरा है सप्तवादने और चौथा उपयुक्त सर्वाणी। तो मोहन है सार्ध माने साढ़े, सार्धम नहीं है, यहाँ पर पूछा है कि मोहन है सार्ध माने साढ़े, सप्तवादन से 7 बजे का, सप्तदशा सप्तवादने। तो यहाँ हम देखेंगे कि मोहन है सार्ध है सप्तवादने, 7:30 बजे विद्यालय गच्छति, विद्यालय जाता है, तो 7:30 बजने पर विद्यालय जाता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सप्तवादने। तो यह पूछ रहा है कि मोहन है सार्ध खालिस्तान विद्यालय गच्छति, तो मोहन है सार्ध सप्तवादने विद्यालय गच्छति, 7:30 बजे विद्यालय जाता है। अगला प्रश्न है पादोन द्विवादनम इति समय अंकेशु लिखते। पादोन द्विवादनम, तो यह कह रहा है कि 1:45 बजे को संस्कृत में लिखना है। तो पादोन द्विवादनम पहला विकल्प है 2:15, दूसरा है 2:45, तीसरा है 1:30, चौथा 1:45। तो हम जानते हैं कि 1:45 होता है वो 1:45 बजे होता है। तो इसने पूछा क्या है कि 1:45 बजे, पादोन द्विवादनम 1:45 बजे को अंकों में लिखना है, तो यह हो जाएगा 1:45। तो 4 नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 1:45। अगला प्रश्न है 9:30 इति समय संस्कृत भाषायां लिखते, यानी 9:30 जो समय है उसको संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला विकल्प है 9:30 वादनम, दूसरा है सार्ध नववादनम, तीसरा है नवा सार्ध वादनम, चौथा उपयुक्त सर्वाणी। तो शपाद के लिए सवा, और इसी प्रकार से साढ़े के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन। तो यह पूछ क्या रहा है कि 9:30 का पूछ रहा है, तो यह आधा हो गया, तो यहां पर हो जाएगा सार्ध नववादनम, 9:30 बजे। तो 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है इमे कृष्णा कैसा संति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो कह रहा है कि इमे कृष्णा कैसा संति अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है। तो हमारा विकल्प है पहला इमे, दूसरा कृष्णा, तीसरा संति, चौथा कैसा। तो सोचिए, अब बताइए इसमें विशेष्य पद कौन सा होगा। तो विशेष्य पद विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष्य पद होता है। तो यहाँ पर विशेषण कृष्णा है काले, तो यह किसकी विशेषता बता रहा है, केशा की। तो इसमें विशेष्य पद क्या हो जाएगा, केशा। हमारा अगला प्रश्न है इदम शोभनम मुखम अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। इदम शोभनम मुखम अस्ति, यह सुंदर मुख है। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पदम अस्ति, विशेषण पद बता रहा है। तो यहाँ पर मुख है, यह विशेष्य पद हो गया। तो अब इसकी विशेषता हो जाएगी, वही विशेषण पद हो जाएगा। तो पहला है अस्ति, दूसरा है शोभनम, तीसरा है मुखम और चौथा है इदम। तो बताइए कौन सा विकल्प सही आएगा, 2 नंबर विकल्प शोभनम मुखम। तो यह विशेषण और मुखम हो गया विशेष्य। अगला प्रश्न है तत् मोहनस्य गृहम अस्ति, वह मोहन का घर है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सर्वनाम पदम अस्ति, सर्वनाम पद कौन सा है।
तो हम जानते हैं कि सर्वनाम पद संज्ञा के स्थान पर काम आता है, तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए जा रहे हैं। तत्, मौनस्य, गृहम, अस्ति, धातु आ गई, संज्ञा आ गया, यह भी संज्ञा है, तो सर्वनाम पद कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर विकल्प हो जाएगा, तत् सर्वनाम पद है। अगला प्रश्न, इयं कस्य घटिका अस्ति, अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदे लिंगम अस्ति। तो यह पूछ रहा है कि इयं कस्य घटिका अस्ति, यह किसकी घड़ी है? तो यहाँ पर किम शब्द रूप है। किम शब्द रूप को यदि बोलेंगे तो पुल्लिंग में तो बोलेंगे कह, कौ, के। तो इसको यदि बोल के लाएंगे तो षष्ठी विधि में हो जाएगा कश्य, कयो, केशाम। और नपुंसकलिंग में भी हो जाएगा कश्य, कयो, केशाम। तो अब देखते हैं इसमें विकल्प कौन से हैं। पहला है स्त्रीलिंगम, दूसरा अभ्यलिंगम, अभ्यलिंग तो कोई होता ही नहीं है, तीसरा है पुल्लिंगम, चौथा न कोपी। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग दे नहीं रखा है, तो यह किसकी घड़ी है? तो यह याद रखना है कि इसके लिए तो जो सर्वनाम पद है वो इयम स्त्रीलिंग आया है, इसके लिए आया, इसके लिए नहीं है। यह पूछ रहा है कि यह किसकी घड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंग तो हो नहीं सकता, अभ्यलिंग कोई लिंग नहीं है, तो इसमें कितने नंबर विकल्प से आ जाएगा? 3 नंबर विकल्प से हो जाएगा पुल्लिंगम। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला हमारा प्रश्न है, दवे इति संख्या पदे लिंगम अस्ति। तो जो दवे होता है, दवे मान 2, उसमें कौन सा लिंग है? तो पहला है नपुंसकलिंग, दूसरा है स्त्रीलिंगम, तीसरा है उपयुक्त दवे अपि, चौथा है पुल्लिंगम। तो देखिए पुल्लिंग नहीं हो सकता, पुल्लिंग में तो दवो माने 2 होता है, ठीक है ना। और नपुंसकलिंग में दवे माने 2 होता है, और स्त्रीलिंग में भी दवे माने 2 होता है। तो दवे मान 2 पुल्लिंग में न होकर के स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दवे अपि, यानी नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में दवे है, वो 2 के लिए आता है। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, यूयम अत्र किम कृष्यते। यूयम अत्र किम कृष्यत, अत्र सर्वनाम पदमस्ति। यहाँ सर्वनाम पद कौन सा है? हमारे विकल्प, पहला यूयम, दूसरा अत्र, तीसरा उपयुक्त दवे अपि, चौथा कृष्यते। तो यह पूछ रहा है सर्वनाम पद, सर्वनाम पद क्या है? तो कृष्यते यह तो धातु है, और अत्र यह अव्यय आ गया, तो हमारे पास एक विकल्प बचा यूयम 1 नंबर, तो यूयम सर्वनाम पद आ जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः मूल्यांकन क्रियते। सामान्यतः मूल्यांकन किया जाता है, आपको बताना है कि मूल्यांकन कब किया जाता है। पहला विकल्प है शिक्षा पूर्वम, दूसरा शिक्षा अंतर्गतम, तीसरा शिक्षोपरांतम, चौथा उपयुक्त सर्वाणी। तो मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षा पूर्व, शिक्षा अंतर्गत और शिक्षा उपरांत। तो हमारा विकल्प आ जाएगा उपयुक्त सर्वाणी। शिक्षा पूर्व भी मूल्यांकन होता है, शिक्षा अंतर्गत भी मूल्यांकन होता है, और शिक्षा उपरांत भी मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, लिखित प्रश्नानाम रूपम न भवति। लिखित प्रश्नों का रूप नहीं होता है। तो आपको इन 4 विकल्पों में बताना है कि कौन सा रूप है वो लिखित प्रश्नों का नहीं होता है। पहला है श्लाघात्मक, दूसरा है निबंधात्मक, तीसरा वस्तुनिष्ठात्मक, और चौथा है लघुत्तरात्मक। तो हम जानते हैं कि लघुत्तरात्मक प्रश्न भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं, लेकिन श्लाघात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। तो हमारा 1 नंबर विकल्प होगा श्लाघात्मक। अगला प्रश्न, उपचार शिक्षण से विधि अस्ति। उपचार शिक्षण से विधि अस्ति। उपचार शिक्षण की विधि है। हमारे विकल्प है, पहला व्यक्तिगत अभ्यास, दूसरा सामूहिक अभ्यास, तीसरा उपचार गृह की स्थापना, चौथा है सर्वव्यापी। तो उपचार शिक्षण की विधि कौन सी है? व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक अभ्यास और उपचार गृह की स्थापना।
तो हम जानते हैं कि ये सभी उपचार शिक्षण की विधियां हैं, व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक अभ्यास और उपचार गृह की स्थापना। तो इसलिए 4 नंबर विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है सतत व्यापक मूल्यांकन योग परीक्षा भवती। सतत और व्यापक मूल्यांकन में परीक्षा होती है। सतत व्यापक मूल्यांकन योग परीक्षा भवती। सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन सी परीक्षा होती है? पहला है रचनात्मक परीक्षणम, दूसरा है योगात्मक परीक्षणम और तीसरा है द्वैपी, चौथा है नैकोएपी। तो हम जानते हैं कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें रचनात्मक परीक्षण भी होता है और योगात्मक परीक्षण भी होता है, इसलिए इसमें 3 नंबर विकल्प सही होगा द्वैपी। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है सतत व्यापक मूल्यांकन योग मूल्यांकनम भवती। सतत और व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन होता है, तो आपको बताना है पहला विकल्प है शैक्षिक गतिविधि नाम शैक्षिक गतिविधियों का, दूसरा है शैक्षिक गतिविधि नाम शैक्षिक गतिविधियों का, तीसरा द्वैपी, चौथा नैकोएपी। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको विकल्प बताना है। तो हम जानते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक गतिविधि आधारित और शैक्षिक गतिविधि आधारित दोनों ही प्रकार का मूल्यांकन होता है, इसलिए इसमें हमारा 3 नंबर विकल्प सही होगा द्वैपी। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रविधिषु मूल्यांकन से मौखिक प्रविधि नास्ति। इन प्रविधियों में मूल्यांकन की मौखिक प्रविधि नहीं है, तो आपको बताना है कि इन प्रविधियों में कौन सी प्रविधि है जो मूल्यांकन की मौखिक प्रविधि नहीं है। पहला है वाचनम, दूसरा है प्रयोगात्मक, तीसरा है शलाका, चौथा है संवाद। तो संवाद मौखिक होते हैं, शलाका यह भी मौखिक परीक्षा का एक अंग है, प्रयोगात्मक यह नहीं है क्योंकि जो प्रयोग होते हैं उनके अंतर्गत जो क्रिया है उनको भी महत्व दिया जाता है, और वाचनम यह भी मौखिक होता है, तो इसमें मौखिक के साथ साथ क्रियाएं भी की जाती हैं, तो इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा 2 प्रयोगात्मक। हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है कस्मिन् माहेश्वर सूत्रे अकारस्य अपि इत संज्ञा भवति। कस्मिन् माहेश्वर सूत्रे अकारस्य अपि इत संज्ञा भवति। तो आपको बताना है कि किस माहेश्वर सूत्र में अकार होता है, यानी जो अ होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो पहला विकल्प है लर्ण, दूसरा है रीदृक, तीसरा है हाल, चौथा है काव्य। तो हम जानते हैं कि जो लर्ण प्रत्याहार होता है इसमें जो अ होता है इसकी इत संज्ञा होती है, तो इसमें हमारा विकल्प आ जाएगा 1 नंबर लर्ण। और इस जो लर्ण में अ है इसकी इत संज्ञा क्यों होती है? क्योंकि र प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए और इसमें जो र व ल जो आते हैं व्यंजन उनका बोध होता है, तो इनका बोध कराने के लिए जो र प्रत्याहार है उसमें से उसको सिद्ध करने के लिए जो लर्ण में जो अ होता है इस स्वर की इत संज्ञा करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्ण से संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा क्या होती है? तो पहला है यण संज्ञा, दूसरा है इत संज्ञा, तीसरा है संयोग संज्ञा और चौथा है पद संज्ञा। तो माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की क्या संज्ञा होती है आप सबको पता है, तो इसमें कितना नंबर विकल्प से आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इत संज्ञा हो जाती है। तो माहेश्वर सूत्रों में जिस प्रकार से अंतिम जो वर्ण होता है, जिस प्रकार से री लरी कै, तो इसमें जो अंतिम इत संज्ञा अंतिम जो वर्ण है इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारी प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न है आदिर अंतेन
खालिस्तान इति सूत्रेण संज्ञा भवति आदिर अंतेन, आदि प्रारंभिक, अंतेन अंतिम। तो यह कह रहा है कि इसकी संज्ञा होती है, पहला है लोग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है संयोग, चौथा है सहेता। तो हम जानते हैं कि आदिर अंतेन है, सहेता संज्ञा होती है। तो 4 नंबर विकल्प आ जाएगा सहेता। आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। तो सहेता का मतलब है कि आदि वर्ण है वह अंतिम वर्ण, जिस प्रकार से हमने देखा था कि री री है, तो इसमें आदि वर्ण है वो जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उसके साथ मिलकर के क्या बनाता है, प्रत्याहार बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है हल इति प्रत्याहारे कति वर्णानाम उल्लेख है भवति। तो हल इति प्रत्याहारे कति वर्णानाम उल्लेख है भवति, हल इस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। तो हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहा जाता है। तो आपको बताना है कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो जितने संस्कृत में व्यंजन होते हैं वो सारे हल प्रत्याहार में आते हैं। तो कितने व्यंजन होते हैं, 11, 9, 33, 13। तो इसमें संस्कृत में कितने व्यंजन होते हैं, 33, इसलिए इसमें उत्तर आ जाएगा 3 नंबर विकल्प 33। अगला प्रश्न है चेतो नलम काम्यते मध्यम इत्यतर अलंकारो अस्ति चेतः नलम काम्यते मध्यम। मेरा चित्त है वो नल की कामना करता है, इसमें कौन सा अलंकार है। मेरा चित्त है वो अनल की कामना करता है, मेरा मन है वो लंका की कामना नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है शलैश, दूसरा है यमक, तीसरा है अनुप्रास और चौथा है उपमा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो एक पद है चेतः, उसके बाद में अनल भी बन रहा है, उसके बाद में नल भी बन रहा है, न लंका भी बन रहा है। तो इस प्रकार से जहां पर एक पद के अनेक अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार होता है हम देखेंगे। तो इसमें 1 नंबर विकल्प आ जाएगा सलेश अलंकार। पदे अनेकार्थ विधाने सलेश इष्यते, जहां पर पदे अनेकार्थ, एक पद के अनेक अर्थों का ज्ञान होता है वहां पर सलेश अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहसा विधित ने क्रियाम अविवेक परमापदम पदम। सहसा विधित ने क्रियाम अविवेक परमापदम पदम इत्यत्र अलंकारो अस्ति। कह रहा है कि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक होता है वो सभी बुराइयों की जड़ होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पहला है उपमा, दूसरा है यमक और तीसरा है दर्शनांत, चौथा है अर्थांतरन्यास। तो जहां पर सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा कथन किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और उसके बाद में उसका समर्थन भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहां पर सामान्य का विशेष के द्वारा, सामान्य कथन का विशेष के द्वारा समर्थन किया जाता है वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो हम देख रहे हैं कि सहसा विधित न क्रिया, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यह बात कह दी। और उसके बाद में कह रहा है कि अविवेक परमापदम पदम, यह उसका समर्थन कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न, हाँ तो विद्यार्थियों आप देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लिम्पति तमो अंगानि वर्तिवांजनम नभः इत्यत्र अलंकारो अस्ति। लिम्पति तम अंगानि वर्ति इव अंजनम, लिम्पति धन इव, लिम्पति धन इव, और यहां पर वर्ति धन इव धन अंजनम। यह पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो हमारा पास पहला विकल्प है उत्प्रेक्षा, दूसरा है यमक, तीसरा है दृष्टांत और चौथा है अर्थांतरन्यास।
तो हम देखते हैं कि इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि लिम्पति उत्तमो अंगानी वस्ति व अंजनम नभय। तो संभावनम थोत्प्रेक्षा, तो जहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है उपमा में तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और दूसरी बात कि जहां पर सामान्यतः यदि धातु के साथ इफ पद जोड़ा जाता है वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प से आ जाएगा? 1 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्यपि संभवति। अनुप्रास अलंकार के लक्षण में किसकी विषमता भी संभव होती है? पहला है वर्णस्य, दूसरा है शब्दस्य, तीसरा है द्वयपि, चौथा है शब्दस्य। तो वर्णस्य, वर्ण शब्द का अर्थ भी यहाँ वर्ण है, तो इस प्रकार से वर्णों की तो विषमता हो, चाहे वर्णों में स्वर की कश्य वैषम्यपि संभवति, यहाँ पर स्वरों की जो विषमता वो संभव होती है, वर्णों की विषमता संभव नहीं होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया, अगले में का भी आ सकता है, उसमें आगे के भी आ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वरों की विषमता संभव होती है, वर्णों की नहीं। तो पहला विकल्प है सवृश्य, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा सवृश्य। शब्द साम्यम वैश्व्यपि सवृश्य यत, तो शब्द साम्यम का मतलब होता है वर्ण साम्यम, वर्णों की समानता और स्वरों की विषमता होने पर भी कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण संति, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो पहला है शल, दूसरा है यण, तीसरा है हल और चौथा है अच। तो इसमें से ऊष्म वर्ण कौन से सूत्र में आते हैं? तो हम देखेंगे कि शल जो प्रत्याहार है उसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4। ऊष्म वर्ण 4 कौन कौन से होते हैं? स, स, स। तो ऊष्म वर्ण ये हो गए 4, स। तो इसमें हमारा 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथमम कति माहेश्वर सूत्रेषु स्वराणाम उल्लेख है अस्ति। प्रथम कितने माहेश्वर सूत्रों में स्वरों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो प्रथम जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें जो कुल माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। तो आपको बता रहे इन 14 माहेश्वर सूत्रों में स्वरों से संबंधित जो पहले कितने माहेश्वर सूत्र हैं जो स्वरों से संबंधित हैं? तो उसमें आपको पहला उत्तर दे रहा है पंचसु, दूसरा चतुर्सु, तीसरा सप्तसु और चौथा नवसु। तो हम जानते हैं कि पहले जो 4 माहेश्वर सूत्र होते हैं वो स्वरों से संबंधित होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? चतुर्सु। तो 2 नंबर विकल्प से आ जाएगा। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से पहला माहेश्वर सूत्र है ए युण है, दूसरा है रील रिक है, तीसरा ए ओंग है, चौथा ए ओच है। तो इस प्रकार से ये 4 माहेश्वर सूत्र आते हैं, इनमें सभी स्वर आ जाते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तथा इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।